प्रदेश की सांस्कृतिक गलियों में उतरने वाले हैं जी। और हमारा फोकस रहेगा वहाँ के लोक नृत्यों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। ठीक है, तो हमारा पहला पड़ाव है वीरों की भूमि बुंदेलखंड। सुना है कि लोक नृत्यों का सबसे बड़ा खजाना यहीं पर है। हाँ, सबसे ज्यादा नृत्य यहीं के हैं, इसीलिए ट्रिक की सबसे ज्यादा जरूरत भी यहीं पड़ने वाली है। सही बात है, तो कहानी ध्यान से सुनिएगा। बुंदेलखंड के नृत्यों की चाबी इस एक लाइन में है। बुंदेलखंड में कार्तिक के महीने में देवी माँ के मंदिर में ख्याल पुत्र जन्म आया। खुशी में कुम्हार धुरिया ने घोड़े पर बैठकर बधाई दी और राहुला ने लठ दिवारी चलाई। वाह, एक ही लाइन में मतलब पूरी बारात शामिल हो गई। हाँ। बिल्कुल। चलिए अब इस कहानी के धागे खोलते हैं। हाँ। पहला ही शब्द है कार्तिक। हाँ, कार्तिक। तो यहां से हमें मिलता है कार्तिक नृत्य। हाँ। ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कार्तिक के महीने में होता है। हाँ। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसमें कलाकार श्री कृष्ण और राधा का रूप धरकर अच्छा, उनके प्रेम और लीलाओं को नृत्य के जरिए दिखाते हैं। तो ये एक तरह से भक्ति और उत्सव का संगम हो गया। कहानी में आगे आता है देवी माँ का मंदिर। हाँ। तो अगला नृत्य हुआ देवी नृत्य। जी, देवी नृत्य। ये काफी सीधा है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। इसमें एक नर्तक देवी का ही रूप धारण कर लेता है और बाकी सारे नर्तक उसके आसपास एक समूह में नाचते हैं। ये नृत्य पूरी तरह से देवी को समर्पित होता है और इसमें एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। और फिर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। मंदिर में ख्याल आया, यानी बेटे का जन्म हुआ। ये तो बहुत बड़ा मौका है। बिल्कुल, और इसी मौके पर होता है ख्याल नृत्य। ये पुत्र के जन्मोत्सव पर किया जाने वाला एक उत्सव नृत्य है। अच्छा। इसकी सबसे अनोखी पहचान है कि नर्तक अपने सिर पर रंगीन कागज और बांस की खपच्चियों से बना एक मंदिर रखकर संतुलन बनाते हुए नाचता है। अरे वाह। हाँ, ये उस खुशी का प्रतीक है जो घर में एक नई जिंदगी के आने से होती है। और जब घर में इतनी बड़ी खुशी आई है तो बधाई देने वालों का तो तांता लग जाएगा। बिल्कुल। कहानी भी यही कहती है, कुम्हार ने बधाई दी। यहाँ कुम्हार शब्द हमें एक बहुत ही जरूरी नृत्य की तरफ ले जाता है ना? धुरिया नृत्य। एकदम सही पकड़ा, और ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर इम्पोर्टेंट का टैग लगा लीजिए। धुरिया नृत्य खास तौर पर कुम्हार समुदाय के लोग करते हैं। इसमें पुरुष कलाकार महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं। अच्छा, ये इसकी खासियत है। जी, ये उस सामाजिक ताने बाने को दिखाता है जहाँ हर समुदाय की अपनी एक खास कलात्मक पहचान है। और इसे याद रखने की ट्रिक भी तो बड़ी मजेदार है। धुरिया यानी धूल यानी मिट्टी, और मिट्टी का काम कौन करता है? कुम्हार। एक बार ये कनेक्शन दिमाग में बैठ गया फिर तो भूलना ही मुश्किल है। यही तो इन ट्रिक्स का जादू है। ये रटने के बोझ को कम करके समझ को बढ़ा देती हैं। सही बात है। चलिए, कहानी में आगे क्या हुआ? कुम्हार ने घोड़े पर बैठकर बधाई दी, तो यहाँ से दो नृत्य निकल कर आते हैं। दो? अच्छा, हाँ। घोड़े से बना घोड़ा नृत्य, जो शादी ब्याह जैसे मांगलिक मौकों पर घोड़ों को नचाकर या उनकी नकल करके किया जाता है। और दूसरा वो बधाई से, बधैया या बधाई नृत्य। जी, ये भी नाम से ही साफ है कि खुशी के मौके पर बधाई देने की परंपरा से जुड़ा है। और कहानी के आखिर में दो किरदार हैं, राहुला और लठ। हाँ। राहुला से बनता है राहुला नृत्य। ये सिर्फ डांस नहीं बल्कि एक लोक नाट्य है, मतलब एक फोक ड्रामा। अच्छा, इसमें एक्टिंग भी होती है? बिल्कुल। इसमें शिक्षा देने वाली कहानियों, लोक कथाओं को नृत्य और संवाद के जरिए पेश किया जाता है। तो ये मनोरंजन के साथ साथ एक सामाजिक पाठशाला भी है। और ये लठ शब्द सुनते मुझे तो ब्रज की लठमान होली की याद आ जाती है। क्या इसके उससे कोई लेना देना है? आपकी सोच बिल्कुल सही दिशा में है। राहुला ने लठ चलाई, इससे बनता है लठमारी दिवारी नृत्य। दिवारी? दिवाली का मतलब है दीपावली से जुड़ा हुआ। ये नृत्य दिवाली के मौके पर किया जाता है और इसकी प्रेरणा ब्रज की लठमार होली से ही ली गई है। अच्छा। इसमें भी वही जोश, वही ऊर्जा और वही लाठियों का खेल होता है। और हाँ, एक और नृत्य है जो कहानी में नहीं है लेकिन बुंदेलखंड की पहचान है, सैरा या शौरा नृत्य। ये कब किया जाता है? ये किसानों का नृत्य है। जब किसान अपनी फसल काटते हैं तो उस खुशी को जाहिर करने के लिए या फिर बारिश के मौसम में प्रकृति का धन्यवाद करने के लिए ये नृत्य करते हैं। कमाल है। मतलब एक कहानी के सहारे हमने बुंदेलखंड के लगभग 9 नृत्यों को न सिर्फ जाना बल्कि उनके पीछे के मौकों और संस्कृति को भी समझ लिया। जी। चलिए अब बुंदेलखंड की वीर भूमि से निकलकर
प्रेम और भक्ति की भूमि ब्रज की ओर चलते हैं, मथुरा वृंदावन का इलाका। हाँ। तो ब्रज क्षेत्र के नृत्यों को याद रखने की कहानी कुछ यूं है। ब्रज में नरसिंह भगवान के सामने गोपियों ने सिर पर घड़ा और चरकुला दीपक रखकर रास लीला की। बहुत खूबसूरत। छोटी सी कहानी है, पर इसमें ब्रज का पूरा सार छिपा है। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे पहला और सबसे जरूरी नृत्य है वो है चरकुला नृत्य। इसे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखना चाहिए। हाँ, ये सवाल तो मैंने कई बार देखा है। अनगिनत बार पूछा गया है। कहानी में चरकुला का मतलब दीपक बताया गया है और यही इस नृत्य की आत्मा है। तो क्या ये वही नृत्य है जिसके बारे में सुना है कि महिलाएं सिर पर कई जलते हुए दीपक रखकर संतुलन बनाती हैं? ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल, ये वही है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर एक बड़े से लकड़ी के पिंजरे जैसी संरचना रखती हैं, जिस पर 108 तक तेल के जलते हुए दीपक रखे होते हैं। 108? जी, 108 दीपक। और उस भारी वजन और आग के साथ संतुलन बनाते हुए वो घूम घूम कर नृत्य करती हैं। मैंने एक बार इसे लाइव देखा था और सच कहूं तो ये कला से ज्यादा एक तपस्या लगती है। मैं कल्पना कर सकता हूँ। ये संतुलन, भक्ति और साहस का अद्भुत प्रदर्शन होगा। बिल्कुल। कहानी में अगला शब्द है घड़ा। इससे तो घड़ा नृत्य ही बनता होगा। जी, घड़ा नृत्य। यह भी संतुलन का ही एक और रूप है, लेकिन थोड़ा अलग। इसमें नर्तक अपने सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर, पहिया? हाँ, बैलगाड़ी का पहिया, और उसके ऊपर पानी से भरे कई घड़े रखते हैं और फिर उन्हें संतुलित करते हुए नाचते हैं। यह ब्रज के ग्रामीण जीवन और पानी के महत्व को दर्शाता है। और कहानी में रास लीला का जिक्र है तो जाहिर है रास नृत्य की बात हो रही है। हाँ, ये तो सीधे सीधे भगवान कृष्ण से जुड़ा है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है। क्या? ब्रज का रास नृत्य सिर्फ एक लोक नृत्य नहीं है। कई विद्वान मानते हैं कि भारत के शास्त्रीय नृत्य कथक की जड़ें इसी रास नृत्य में है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, क्योंकि इसमें कहानी कहने पर यानी अभिनय और भाव भंगिमा पर बहुत जोर होता है, जो इसे सिर्फ नाच गाने से कई ज्यादा बना देता है। मतलब लोक कला और शास्त्रीय कला के बीच की एक कड़ी है ये। और कहानी का पहला किरदार नरसिंह भगवान, उनसे कौन सा नृत्य जुड़ा है? उनसे जुड़ा है नरसिंह नृत्य। यह भी एक नाट्य नृत्य है जिसमें भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूरी कथा दिखाई जाती है। भक्त प्रहलाद वाली कहानी। जी, कैसे उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खंभा फाड़कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। ये नृत्य अक्सर होली के अवसर पर किया जाता है। समझ गया। तो ब्रज के नृत्य भक्ति, संतुलन और पौराणिक कथाओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। बिल्कुल। चलिए अब पश्चिम से पूरब का रुख करते हैं और पहुंचते हैं पूर्वांचल और मिर्जापुर क्षेत्र में। देखते हैं वहां के देसी अंदाज में क्या छिपा है। पूर्वांचल और मिर्जापुर की कहानी भी वहीं के माहौल जैसी है। कहानी है मिर्जापुर में बारिश से पहले कजरी गाई जाती है। उधर पूर्वांचल का विदेसिया काठ के घोड़े कठघोड़वा पर बैठकर आया है। ये कहानी सीधे हमें उस क्षेत्र की पहचान से जोड़ती है। शुरुआत होती है मिर्जापुर और कजरी से। कजरी तो बहुत मशहूर है। बहुत। कजरी सिर्फ एक नृत्य नहीं, ये एक पूरा लोकगीत गायन का प्रकार है जो मिर्जापुर की पहचान बन चुका है। ये मॉनसून के आने से ठीक पहले सावन के महीने में गाया और किया जाता है। अच्छा। इसके गीतों में बारिश का इंतजार, प्रकृति का सौंदर्य और विरह का भाव होता है। ये उस कृषि प्रधान समाज की आवाज है जिसकी पूरी जिंदगी मॉनसून पर टिकी होती है। और कहानी का अगला हिस्सा पूर्वांचल का विदेसिया। ये नाम तो बहुत सुना सुना सा लगता है। हाँ, भोजपुरी सिनेमा में भी बहुत इस्तेमाल हुआ है। विदेसिया पूर्वांचल की संस्कृति की आत्मा है। ये नृत्य उन पत्नियों द्वारा किया जाता है जिनके पति विदेसिया कहलाते हैं। जी, जिन्हें प्यार से या दर्द से विदेशिया कहा जाता है, जो रोजगार के लिए घर परिवार छोड़कर परदेश चले गए हैं। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं, ये पूर्वांचल के उस सामाजिक ताने बाने का, उस पलायन का एक कलात्मक दस्तावेज है। इस नृत्य में प्रेम है, इंतजार है और विरह का दर्द है। मतलब ये नृत्य उस पूरे समाज के दर्द और उम्मीद को आवाज देता है। बहुत गहरा मतलब है इसका। बिल्कुल। और ये विदेसिया काट के घोड़े पर बैठकर आया। तो अगला नृत्य हुआ कठघोड़वा नृत्य। बिल्कुल। कठघोड़वा नृत्य में एक नर्तक अपने शरीर पर लकड़ी से बने एक कृत्रिम घोड़े की संरचना को पहन लेता है और फिर उसे लेकर ऐसे नाचता है मानो वो घुड़सवारी कर रहा हो। अच्छा, ये मनोरंजन के लिए होता होगा।
हाँ, ये अक्सर शादी ब्याह की बारात में या दूसरे उत्सवों में मनोरंजन के लिए किया जाता है। ये विशुद्ध रूप से एक मनोरंजक और ऊर्जा से भरा नृत्य है। इस इलाके के कुछ और भी नृत्य हैं जैसे चौलस और गोड़ो, इनके बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, चौलस या चौलर नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र के आदिवासी इलाकों में बहुत प्रचलित है। ये नृत्य अच्छी फसल और अच्छी बारिश के लिए देवी देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता है। अच्छा, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जी। और एक और खास नृत्य है गोड़ो नृत्य, जिसे गोंड जनजाति के लोग करते हैं। इसकी सबसे अनोखी पहचान है कि नृत्य के दौरान हर बोल शब्द का जोर जोर से उच्चारण किया जाता है। हर बोल? हाँ, हर बोल। ये शब्द ही इस नृत्य की पहचान बन गया है। बहुत खूब। तो पूर्वांचल के नृत्य मौसम, पलायन के दर्द और अच्छी फसल की कामना से जुड़े हैं। बिल्कुल। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, नवाबों के शहर अवध की ओर। यहाँ की लिस्ट तो काफी छोटी लग रही है। हाँ, लेकिन बहुत खास है। अवध के नवाब घोड़े पर कलाबाजी दिखाते हैं। और इसी एक लाइन से हमें अवध का सबसे प्रमुख और प्रतिनिधि नृत्य मिल जाता है, कलाबाजी नृत्य। नाम से ही लग रहा है कि इसमें एक्रोबैटिक्स होगी। बिल्कुल। इसमें नर्तक एक कच्ची घोड़ी यानी एक डमी हॉर्स पर बैठकर नाचता है। एक मिनट, ये तो अभी हमने पूर्वांचल के कठघोड़वा नृत्य में भी सुना चैनल था। को सब्सक्राइब तो फिर करें। इसमें और उसमें क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। फर्क बहुत बड़ा है और यही अवध की खासियत को दिखाता है। कठघोड़वा एक विशुद्ध लोक नृत्य है, जबकि कलाबाजी नृत्य में लोक कला के साथ साथ नवाबी दरबार की शान का असर भी दिखता है। कैसे? इसमें नर्तक सिर्फ डमी घोड़े पर बैठकर नाचता नहीं है, बल्कि वो साथ साथ मोर बाजा नाम का एक पवन वाद्य यंत्र भी बजाता है और कमाल की कलाबाजियां भी दिखाता है। अच्छा, मतलब एक ही समय पर नाचना, बाजा बजाना और एक्रोबैटिक्स करना। जी, ये तो बहुत ज्यादा हुनर का काम है। हाँ, बिल्कुल। यही इस नृत्य को खास बनाता है। ये अवध की उस गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है, जहां लोक परंपराएं और दरबारी कलाएं एक दूसरे में घुल मिल गईं। वाह! तो आज हमने बुंदेलखंड से लेकर अवध तक उत्तर प्रदेश की एक पूरी सांस्कृतिक यात्रा कर ली।